फैक्टोरियल आ गए थे सभी को समझ में? n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, 1 तक मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस वैल्यू का भी फैक्टोरियल चाहिए। फिर यहाँ पे दो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अगर कोई भी वर्क एक साथ करने हैं, दोनों वर्क करने हैं, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन होता है। इफ टू वर्क ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली देन वी विल मल्टीप्लाई। और अगर और लगा हुआ है, आइदर वर्क 1 और वर्क 2 इज कंप्लीटेड, तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना होता है? प्लस। नेक्स्ट हमने फिर इसके बाद पढ़ा था परमिटेशन। परमिटेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि हमको कुछ चीज़ें दी गई हैं और उनको हमने अलग अलग टाइप से अरेंज किया। अरेंज करने में हमने सीक्वेंस का खास ध्यान रखा कि ए पहले आ रहा है, कि बी पहले आ रहा है, कि सी पहले आ रहा है। जब इस तरह से कुछ चीज़ों को एक ऑर्डर में लगाया जाता है तो जितने अलग अलग टाइप के ऑर्डर अरेंजमेंट, जितने अलग अलग टाइप के बनते हैं, उन अरेंजमेंट में से हर एक अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? एक परमिटेशन। अब परमिटेशन इज द अरेंजमेंट which can be made by taking some different object from a group of object। एक ऑब्जेक्ट का ग्रुप है, मान लीजिए 4 लेटर है ABCD, और उसमें से आपको 2 लेटर को चूज करना है, तो कितने अलग अलग टाइप से चूज करके और एक लाइन में लगा सकते हो। सिलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, तो सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट ही क्या होता है? परमिटेशन। परमिटेशन का मतलब है सिलेक्शन भी करना है और ऑर्डर में करना है। ठीक है, जैसे पहले कौन लिया है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, फिर तीसरे पे कौन है, ऐसे ऑर्डर का भी कंसीडरेशन होता है उसमें। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था? इसका फॉर्मूला NPR होता है और इसमें n की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, n से छोटा कौन होता है? R, और n और r दोनों ही किससे बड़े होने चाहिए? 1 से बड़े होने चाहिए। इसके बाद ये 3 फॉर्मूले बताए गए थे। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। NPN का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n, और NPR में से n निकाल देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1 P R माइनस 1। इसके बाद हमने तुमको बताया था कि परमिटेशन इन विच थिंग्स आर नॉट डिफरेंट। सारी चीजें अगर अलग अलग नहीं है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ थिंग्स है, ग्रुप ऑफ सम आइटम्स है, उनमें कुछ सिमिलर टाइप के भी हैं, तो जो सिमिलर टाइप के हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ परमिटेशन n थिंग्स के, उनमें से कितनी ली है? सारी ली है। उनमें से P क्या है? एलाइक ऑफ 1 काइंड। Q क्या है? एलाइक ऑफ 2nd काइंड। R क्या है? एलाइक ऑफ 3rd काइंड। तो टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R। इसके बाद ये परमिटेशन विथ रिपीटेशन बताया था। रिपीटेशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है? n की पावर r। मतलब कहने का कि अगर कोई भी ऐसा परमिटेशन बनाना है जिसमें चीज़ें रिपीट होती हैं, तो जहाँ रिपीटेशन अलाउड होता है वहाँ फॉर्मूला क्या होता है? n की पावर r। अगली हेडिंग क्या है? रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशन, यानी कि परमिटेशन में कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लगा होगा कि इसमें ऐसे जो ऑब्जेक्ट लेनी है उनमें से कोई 2 ऐसी हैं वो नहीं लेनी है। 10 फ्रूट है, 10 में से 2 ऐसे हैं जो खराब हैं, वो खराब वाले नहीं लेने हैं, तो बाकी फ्रूट में से 5 फ्रूट कैसे ले सकते हो? या फ्रूट ऐसे कैसे चूज करें कि वो खराब वाले हमें कभी भी नहीं मिले? तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किससे सॉल्व करते हैं? रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशन से। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड। अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यानी एक ऐसी कोई चीज, अगर क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि लेनी ही लेनी है,
एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेनी ही लेनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा r इंटू n माइनस वन पी r माइनस वन। कितनी चीज़ें लेनी थी? r चीज़ें लेनी है, टोटल कितनी थी? n। तो n में से r चीज़ें लेंगे तो कोई भी जब एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो उसको लाइन से रखने के लिए कितनी जगह रहेंगी? r। अब टोटल n में से एक इधर आ गई, बची कितनी? n माइनस वन। टोटल r लेनी थी, एक ले चुके तो कितनी लेंगे अब? r माइनस वन। जैसे ये 5 स्टूडेंट बैठे हुए, मुझे इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे चूज करने हैं कि एक ये वाला स्टूडेंट हमको लेना ही लेना है, तो इसका अरेंजमेंट हमको करना ही करना है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का। तो इसको लेंगे तो टोटल कितनी जगह है यहाँ पे? जैसे 5 में से 3 ले रहे हैं तो कितनी जगह होंगी यहाँ पे? 1 2 3। और इसको लेके हम यहाँ पे कितनी जगह पे खड़ा कर सकते हैं? फर्स्ट प्लेस पे भी कर सकते हैं, सेकंड पे भी और थर्ड पे भी। ऐसे यहाँ पे भी मान लो ए स्टूडेंट है, उसको यहाँ भी ले सकते हैं या फिर यहाँ पे भी ले सकते हैं या फिर यहाँ पे। तो ऐसे टोटल कितने प्लेस हैं? आर प्लेसेस। तो आर प्लेसेस को कितने टाइप हो जाएंगे? आर। 3 प्लेसेस के लिए कितने टाइप हुए? 3। तो आर प्लेसेस के लिए आर। अब ये ए वाला तो आ चुका ना, तो टोटल मान लो 10 थे, तो 10 में से ए वाला तो आ गया ना, तो कितने बचे? 9। और मान लो आपको लेने थे 1 2 3, 1 2 3 लेने थे तो एक तो ले ही चुके और इसको यहाँ खड़ा कर दिया। अब कितने जगह बचे? 2। तो 9 में से कितने प्लेस भरेंगे? 2। तो 9 में से 2 प्लेस कैसे भर जाएंगे? 9p2। 9p2। 10 में से लेना कितने थे? 3। फिर 9 में से कितने लिए? 2। क्यों लिए 2? क्योंकि एक यहाँ इसमें से पहले ही ले लिया, तो पहले ही ले लिया है तो इधर 10 में से कितने बचे? 9। टोटल 3 लेने थे, अब कितने बचे? 2। ऐसे यहाँ पे समझाया मैंने। टोटल कितने थे? n। लेने कितने थे? r। एक पहले ही आ गया, उसके लिए ऑप्शन कितने हैं? r। तो एक n में से आ गया तो कितने बचे? n माइनस वन। टोटल r लेने थे, एक आ चुका, तो आप कितने और लोगे? r माइनस वन। ऐसे। ये क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? when an object is to be always included। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब मतलब ये है कि ये 10 में जो a इंक्लूड है ना, ये a वाला, ये लेना नहीं है, इसको लेना नहीं है। हाँ, इसको नहीं लेना है, तो इसको नहीं लेना है तो तब भी 3 तो लेना ही है। और टोटल कितने हैं? 10 में से एक ये लेना नहीं है तो कितने बचे? 9। तो यहाँ पे टोटल कितने थे? n। तो n में से वो एक लेना नहीं है तो कितने बचे? और लेंगे कितने? r। जो लेना नहीं था, ये जो लेना नहीं था वो इधर आया या यहाँ से कहीं और चला गया? इधर आया है। क्यों? इधर तो हमें लेने वाले हैं ना, हमें तो ये ए तो लेना ही नहीं है ना, ए को लेना ही नहीं है इधर। नेवर टेकन। इस ए को लेना ही नहीं है। लेना नहीं है तो इसको ग्रुप से हटा दिया। मान लो एक क्रिकेट टीम बनानी है और 16 प्लेयर हैं, उसमें एक इंजर्ड हो गया, तो वो इंजर्ड वाला लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो वो 16 में से एक हट गया, कितने बचे? 15। लेने 11 ही है। 16 में से भी कितने लेने थे? 11। अब एक चला गया तो कितने बचे? तो 15 में से कितने लेंगे? 11 लेंगे। तो टोटल n थे, n में से एक चला गया, कितने बचे? और लेना कितने? वही r के r। तो फॉर्मूला क्या हुआ? n माइनस वन पी। तो अरेंजमेंट ये होगा। याद रखना, मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं केवल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्शन करके उनको अरेंज भी करना है। ओनली सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन, और सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का सिंगल वर्ड डेफिनेशन मैंने बताया था, मीन्स सिलेक्शन
विथ अरेंजमेंट या ऑर्डर। और कॉम्बिनेशन का मतलब ओनली सिलेक्शन। इस बात को याद रखना, जब भी कोई भी चीज का परम्यूटेशन कर रहे होते हैं तो उसको ऑर्डर में भी लगाया जाता है। जब भी किसी चीज का कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं तो उसको ऑर्डर में नहीं लगाते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे स्पेलिंग बनानी है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 1 2 3 से एक 123 बन जाएगा, एक 231 बन जाएगा, एक 312 बन जाएगा। अलग अलग बनेंगे कि नहीं? तो ये क्या हुआ, परम्यूटेशन। और अगर मैं ये बोल दूं आपको कि ये क्लास से और 5 लोगों की एक टीम बनानी है, तो उसमें ऑर्डर कंसीडर करेंगे क्या? टीम बनाने में ऑर्डर देखा जाएगा? कोई भी 5 ले लो, ऐसा तो नहीं है जो पहले आ गया वो टीम में हो, जो 5वें नंबर पे आया वो नहीं है। या मैंने जैसे खड़े कर दिए 5 लोग, तो वो 5 टीम में ही तो माने जाएंगे। उनके खड़े होने से ये मैटर करता है कि वो टीम में है या नहीं है। तो ये जब सिलेक्ट किया जाता है तो वहाँ क्या है, कॉम्बिनेशन। और जब अरेंज भी किया जाता है तो वहाँ पे क्या है, परम्यूटेशन। अगला क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इन विच 2 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज अकर टुगेदर। इसका ये फॉर्मूला तुम याद करना चाहो तो करो, नहीं तो इसके लिए एक मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 अकर टुगेदर लिखा है। क्या 2 ऑब्जेक्ट ऑलवेज अकर टुगेदर, ऐसे 2 की जगह 3 ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। फॉर्मूला कब तक बनाते रहोगे, इसका मैं मेथड सिखाऊंगा, उस मेथड से कर देना, वो सबके लिए काम करेगा। कितने भी ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं, वो मेथड सभी में एप्लीकेबल रहेगा। तो वो मेथड तुमको सिखा देंगे तो ठीक रहेगा, है ना। फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, नोट करके रख लो, नोट करने में कोई बुराई नहीं। ऑब्जेक्ट को एक राउंड द सर्कल अरेंज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन। जैसे कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट दे दी गई, अब आपने उन ऑब्जेक्ट को एक सर्किल के चारों तरफ अरेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा सर्कुलर परम्यूटेशन। मान लीजिए कोई 8 पर्सन है, आपने उनको इनवाइट किया है, तो अगर वो राउंड टेबल के चारों ओर बैठेंगे, राउंड द सर्कल फॉर्म में बैठेंगे, तो वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर्कुलर परम्यूटेशन की कंडीशन का फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि आपने कोई मीटिंग करनी है, तो कुछ पर्सन जो मीटिंग के लिए आए हैं और एक राउंड टेबल के चारों ओर बिठाना है, तो जब मीटिंग होगी तो राउंड द टेबल अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा उनका, तो यहाँ पर कौन सा परम्यूटेशन हुआ, सर्कुलर परम्यूटेशन। मान लीजिए आपको एक मोतियों का हार बनाना है, कोई नेकलेस बनाना है, तो नेकलेस के लिए आपको जो बीड्स दिए हैं तो उनको राउंड द सर्कल फॉर्म में अरेंज करोगे कि नहीं करोगे, तो यहाँ पर कौन सा परम्यूटेशन हुआ, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन में भी 2 तरह के कंडीशन होते हैं। पहला, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कैसे हो, एक से, और दूसरा जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कैसे हो, अलग अलग। मैं समझाता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसे जैसे कि हमने एक राउंड द सर्कल कुछ पर्सन ले लिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप चले क्लॉकवाइज, तो 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 चले। और अगर आप चले एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हुआ, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 1। क्लॉकवाइज में 1 के बाद कौन आ रहा था, 6, और एंटी क्लॉकवाइज में 6 के बाद 1। तो दोनों अलग अलग अरेंजमेंट हुए या एक से हुए, बोलने में अलग आ रहा है ना।
1 के बाद 6, फिर 6 के बाद 5, और ऐसे चले तो 1 के बाद कौन आएगा 2 के 6 आएगा। ऐसे 1 के बाद क्लॉकवाइज में 1 के बाद 6 और एंटी क्लॉकवाइज में 1 के बाद 2, तो ये अलग अलग अरेंजमेंट हुए या नहीं। तो जब अरेंजमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अलग अलग होते हैं तो फॉर्मूला अलग लगता है। अच्छा, सेम अरेंजमेंट कब होंगे? सेम अरेंजमेंट के लिए मान लीजिए मैंने एक कोई भी फूलों की माला तैयार कर दी, तो उसमें हमने ये फ्लावर लगा दिए, तो फ्लावर तो आइडेंटिकली होंगे ना सारे, तो डिफर करना पॉसिबल होगा क्या? डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं होगा। ये भी एक सा, ये भी उसी टाइप का, ये भी उसी टाइप का। तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कैसे हो जाएंगे? सेम। और इधर कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होते हैं तो फॉर्मूला अलग है, और जब वो डिफरेंट होते हैं तो अलग है। डिफरेंट का मतलब है जब कभी भी आप लोगों को बिठाएंगे, कुछ पर्सन को बिठाएंगे, बॉयज़ को, गर्ल्स को, चिल्ड्रंस को राउंड द टेबल बिठाएंगे, तो ये दोनों अरेंजमेंट कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। जब भी आप कोई फ्लावर को लेकर कोई एक गार्लैंड बनाएंगे या नेकलेस ऑफ बीड्स बनाएंगे तो वहाँ पर ये अरेंजमेंट कैसे होंगे? सेम। अब यहाँ पे फॉर्मूले लिखे गए हैं। ये फॉर्मूला क्या है? NPR/R। क्या लिखा है? नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन R at a time when clockwise and एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर डिफर। ये इसके लिए हो गया कि नहीं? हो गया ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर। तो आप बता सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे इसके ये हाफ हो गए कि नहीं? नीचे 2 आ गया ना, तो ये इसके हाफ हो गए। हाफ क्यों हो गए? इसमें दोनों काउंटिंग हो रही है, क्लॉकवाइज की भी और इसमें तो दोनों सेम है, तो एक तरफ की होगी, या तो क्लॉकवाइज की कर लो या फिर, यही रीजन है कि यहाँ पे सेम फॉर्मूले हैं, बस इसमें क्या आ गया अपॉन में 2 आ गया, हाफ हो गए केसेस। ठीक है। यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट में से कितने लिए थे? R। अब इधर देखो, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल टुगेदर, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। अगर सारे के सारे ले रहे हो, जितने गिवन है वही सारे, मतलब 10% है और 10 ही बिठा दिए, 10% है और 7 बिठाए तो ये वाला, और 10 के 10 बिठा दिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? NPN/N। सॉल्व होके क्या आएगा? फैक्टोरियल n-1। इसको याद कर लेना। ये किस किस केस में है? ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर कैसे हैं? जब डिफरेंट। ये फॉर्मूला इसी से बनाया गया है। यहाँ पे n में से r लिए थे और यहाँ पे n में से n लिए हैं, तो दोनों r की जगह क्या पुट कर दिया? n। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल n-1 आएगा। और ये कैसे है ऑर्डर? सेम। तो फैक्टोरियल n-1 का ये कैसा हो गया? हाफ। समझ आया? फॉर्मूला एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अलग अलग है, n में से r लिए हैं तो NPR/R। अगर सेम अरेंजमेंट है तो NPR/2R। अगर सारे के सारे ले लिए और अरेंजमेंट अलग अलग है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो फैक्टोरियल n-1। और अगर सेम है तो फैक्टोरियल n-1/2। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर परम्यूटेशन। समझ गए? तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है कि इफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर टेकन विदाउट changing order या without considering order, then the different type, all different type of groups formed are called the combination. combination की यहाँ पे definition लिखी है, each of the different selection, only selection, not arrangement. Selection with arrangement is called permutation. Only selection means combination. और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते हैं। देखिए, परम्यूटेशन में क्या होता है, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, इवन नंबर, ऐसे नंबर बनने के क्वेश्चन बनते हैं, या स्पेलिंग्स वाले बनते हैं।
और कॉम्बिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई टीम बनानी है, कमेटी बनानी है, मैन वुमेन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है, तो ओनली सिलेक्शन जहाँ पर होगा वहाँ कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेशन एक बार पढ़ लें, ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन मेड बाय टेकिंग, सेम नहीं सम होगा, मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या लिखा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये क्लास है और इस क्लास से मुझे 5 स्टूडेंट्स की एक टीम बनानी है। तो जो 5 स्टूडेंट मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर मैंने उनको यहाँ लाइन से खड़ा किया हुआ है, तो क्या उनका ऑर्डर मैटर करेगा कि वो टीम में है या नहीं है, ये बात मैटर करेगी। मान लीजिए मैंने सिलेक्ट करके खड़ा कर दिया, तो आप में से कोई हैंड रेस करके बोला सर ये 5th नंबर पर खड़ा है, ये टीम में नहीं होगा। ऐसा हो सकता है? मुझे तो 5 लेने थे, 5 मैंने ले लिए, अब मैं कैसे भी खड़ा करूं, फर्स्ट वाले को 5th पे कर दूं, 5th वाले को 2nd पे, 2nd वाले को 3rd पे। तो क्या उनके ऑर्डर को चेंज करने से उस टीम पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? टीम तो वहीं की वहीं रहेगी ना। तो यहाँ पर ऑर्डर कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली क्या होता है, सिलेक्शन। एक एग्जाम्पल लिया गया है, 3 लेटर है ABC और 3 लेटर में से 2 लेटर को सिलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे? 3 लेटर में से 2 लेटर, तो 2 लेटर सिलेक्ट करने के दोनों चीजें बताएंगे। जैसे लेटर कौन कौन से हैं, टू बी टेकन, 2 लेटर्स, तो कॉम्बिनेशन क्या होंगे 2 लेटर के, A एंड B, B एंड C, C एंड A। अब परमिटेशन क्या होंगे, परमिटेशन AB, BA, BC, CB, CA। अब आया डिफरेंस समझ में? परमिटेशन कॉम्बिनेशन में क्या अभी भी नहीं आया? यहाँ ऑर्डर का मैटर करता है, यहाँ ये डिपेंड करता है कि पहले किसको लिखा जा रहा है और बाद में किसको। इसमें सिर्फ सिलेक्शन हुआ है कि A और B लेने हैं या फिर B और C या C और A। ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप में ये नहीं देखा जाता कि कौन कहाँ खड़ा है। ग्रुप में इकट्ठे खड़े कर दिए 5 स्टूडेंट, मैंने तो 5 स्टूडेंट का ग्रुप एक बना दिया, 5 स्टूडेंट का दूसरा, 5 स्टूडेंट का तीसरा, ऐसे ग्रुप बनाते। तो सिलेक्शन होता है वहाँ कॉम्बिनेशन है, और सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट होता है वहाँ परमिटेशन है। ठीक है, अगला यहाँ पे एक नोटेशन लिखा हुआ है, इसको देख लो। द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ, इधर देखिए, एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम इज जनरली डिनोटेड बाय NCR और C ब्रैकेट N कॉमा R। जैसे मुझे 10 स्टूडेंट्स में से 5 को लेना है, तो सिलेक्शन करना है तो 10C5, सिलेक्शन करना है तो 10C। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ये थी कि इफ सम और ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर टेकन एट अ टाइम, then the number of different groups which can be formed by using these object is called the combination। permutation में select करते हैं, arrange करते हैं, combination में only select होता है। तो selection with arrangement is permutation and only selection is called combination। एक formula इसका होता है, the number of combinations of an object taken R at a time is denoted by NCR or C bracket N comma R. Here C represent the combination. For NPR the formula is
फॉर परमिटेशन द फॉर्मूला इज NPR। मान लो कि हमको 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए गए, डिफरेंट टाइप के हमको फ्रूट दिए 10, और अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 3 फ्रूट लेकर कितने डिफरेंट टाइप से सिलेक्ट कर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10C3 कॉम्बिनेशन। और अगर मैं बोलता हूं कि फ्रूट को सिलेक्ट करके और एक रो में भी लगाना है, एक लाइन से लगाना है, तो लाइन से लगाएंगे तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस होंगे। तो जहां प्लेस के नंबर आ जाते हैं, सीक्वेंस आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, वहां परमिटेशन, और जहां सिर्फ सिलेक्ट किया जाता है वहां कॉम्बिनेशन। तो 10 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो 10C3, और सिलेक्ट करके अरेंज भी करेंगे तो 10P3। आ गई बात समझ में? ये नोट हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ NCR और CN, सम फॉर्मूले रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन NCR। First, NCR, the value of NCR can be calculated using this formula. The formula is factorial n upon factorial r into factorial n minus r. For NPR, the formula is factorial n upon factorial n minus r only. And in this formula, factorial r is extra in the denominator. NPR का क्या होता है? ये किसका है और ये किसका है? NCR। तो NCR का फॉर्मूला क्या हुआ? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, NCR को NCn माइनस r भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिखा जाएगा तो ये सेम फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला NCR का होता है वही NCn माइनस r का भी होता है। क्या आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है NCR का? अगर ये फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करूं तो क्या होगा? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, ऐसे समझो ना, जैसे NCR है तो ये ऊपर जो टर्म है उसका फैक्टोरियल, फिर नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, और फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो अगर ये फॉर्मूला मैं इसमें लगा रहा हूं तो ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल, अब इन दोनों के डिफरेंस का करूंगा तो n माइनस n माइनस r। ठीक है, अब फैक्टोरियल n माइनस r, और ये ब्रैकेट खोल दें तो क्या होगा? n से n कैंसिल। क्या ये फॉर्मूला यही वाला नहीं लिखा क्या? ये NCR का जो फॉर्मूला है ये वही तो आ गया। NCR का फॉर्मूला क्या आ गया? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और ये फैक्टोरियल r, और ये भी तो यही लिखा था। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि हम NCR को क्या लिख सकते हैं? NCn माइनस r। मतलब 21C10 लिखा है तो इसको और क्या लिख सकते हैं? 21C11। अगर 12C4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 12C8। नहीं लिख सकते? आ गया समझ में? दोनों का सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आए वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कैसी होती है? इक्वल। NCR इक्वल टू NCn माइनस r। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला क्या फॉर्मूला है? नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। इस फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे? मान लीजिए न्यूमरेटर जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सेम है
और नीचे वाली वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 1 का। तो इन दोनों में जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें क्या हो जाएगा, +1। और जो नीचे वैल्यू लिखी है ना, उन दोनों में कौन सी वैल्यू आएगी, छोटी वाली या बड़ी वाली, r ग्रेटर है या r-1। तो यहाँ पे r लिखा हुआ है या r-1, तो ग्रेटर वैल्यू इधर आ जाएगी। ये फॉर्मूला मैं लगाना सिखा देता हूँ। पहली चीज तो ये सेम होना चाहिए, जैसे tan c3 + tan c4 लिखा है, तो क्या होगा ये फॉर्मूला, अप्लाई करो। ये पहले तो ये देखो ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इनमें क्या प्लस हो जाएगा, इनमें क्या प्लस हो जाएगा, 1। और c अब 3 आएगा या 4 आएगा, ग्रेटर वाला आता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11c4। मान लीजिए लिखा है nc2 + n+1c3, क्या आएगा बताओ, सॉरी ऊपर सेम रहेगा ना, अब क्या आएगा, n+1c3। इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 3। न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दिया। मान लीजिए ऐसे लिखा है r-1c12 और r-1c13। अब बताओ rc, क्योंकि इसमें +1 होगा तो आप +1 से -1 कट जाएगा, ये हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है जो तुम्हें बता रहा हूं, मतलब फॉर्मूला तो ये लिखा है, पर मैं ये बता रहा हूं उसको अप्लाई कैसे करना है। इससे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा काफी, है ना। ये सब एफर्ट क्या है, लगाने पड़ते हैं पढ़ाने के टाइम पर, और तुम सीख लो तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी क्या है, NCR को और क्या लिख सकते हैं, n अगर इसमें से n निकाल लें, नीचे से r निकाल लें, तो क्या आ जाएगा, n-1c r-1, बस सिंपल। ये थ्योरम बहुत काम की है। कभी भी 2 कॉम्बिनेशंस को अगर कंपेयर कराएंगे ना, NCX = NCY कंपेयर होगा, इक्वल लगाएं, एक लेफ्ट में और एक, तो इसमें जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या होंगी, इक्वल, और या फिर इन दोनों का सम = ऊपर वाली वैल्यू। जो नीचे वाली वैल्यू का सम है, डाउनवर्ड जो वैल्यू है बॉटम में, तो बॉटम वैल्यूज का जो सम है = अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू का सम = अपर वैल्यू। या तो लोअर वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, या लोअर वैल्यूज का जो सम है वो इक्वल होगा किसके, अपर वैल्यू के। दोनों में से कोई भी एक केस हम लोग ले सकते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि दोनों में से कौन सा केस होता है, ठीक है। अब ये जो नंबर 6 पर लिखा है, ये वाला फॉर्मूला जरा समझना है सभी को। देखो ये NCR का फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल, अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये वैल्यू किसकी है, सबको आ रहा है ये समझ में, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r NPR नहीं होता क्या, और अपॉन में क्या हो गया, फैक्टोरियल r। तो ये NCR का फॉर्मूला क्या हो गया, एक और NPR/फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला कभी कभी ऐसे भी लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो NPR = NCR × फैक्टोरियल r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन NCR एंड NPR। अगर NCR की वैल्यू चाहिए तो NPR/फैक्टोरियल r, और NPR की चाहिए तो NCR × फैक्टोरियल r। इसको जरा हम अपने तरीके से समझते हैं। ये बताओ ये क्या है, सिलेक्शन। ये क्या है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। और ये यहाँ पे फैक्टोरियल r क्या है, अरेंजमेंट नहीं है क्या। NCR का मतलब क्या है, r चीजों को
सिलेक्ट किया, एक टोकरी में फल रखे हुए, मैंने वहां से 5 फल ले लिए, या एक टोकरी के अंदर अल्फ़ाबेट रखे हुए हैं, अलग अलग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर रखे हुए हैं A to Z। अब A to Z अल्फ़ाबेट में से मैंने 5 अल्फ़ाबेट ले लिए, तो 5 अल्फ़ाबेट ले लिए तो वो क्या हो गया NCR, 26 में से 5, 26C 5, तो क्या हो गया सिलेक्शन। अब मैं उनकी स्पेलिंग भी बना रहा हूं, तो कितने अल्फ़ाबेट लिए थे, तो वो अरेंज कैसे होंगे, 5 अल्फ़ाबेट 5 प्लेस पे अरेंज होंगे कि नहीं, तो 5 अल्फ़ाबेट 5 प्लेस पे कैसे अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 5 से। अगर आर अल्फ़ाबेट होते तो कैसे अरेंज होते, फैक्टोरियल R से। तो ये सिलेक्शन हो गया और ये, तो जब सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, परम्यूटेशन। ये हो गई डेफिनेशन। इसमें सिलेक्शन और अरेंजमेंट है, यहाँ पे ओनली सिलेक्शन है, सिलेक्ट करके अरेंज भी कर दिए तो वो क्या बन गया, परम्यूटेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रहेगा, NPR सिलेक्शन और अरेंजमेंट है, इक्वल टू NCR सिलेक्शन इनटू फैक्टोरियल R अरेंजमेंट। नेक्स्ट ये याद कर लेना, NC0 1 होता है, NC0 में ये फॉर्मूला लगा के देख लो, अभी पता चल जाएगा। देखो फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल N माइनस 0, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1, और फैक्टोरियल N ये N माइनस 0 N से N कट गया, क्या आ गया, सही लिखा है NC0। ऐसे इनमें भी लगा लेना ये फॉर्मूले, तो NC1 क्या आ जाएगा N, और NCN की वैल्यू 1। ये सारे अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत काम के फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, कोई डाउट होता है तो मुझे बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन का मीन्स है जब हमको सिलेक्शन ऐसे करना है जिसमें कंडीशन लगी हुई है, सिलेक्शन ऐसा करना है जिसमें कंडीशन अप्लाइड हो। जैसे कि लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टेकन। अगर p पर्टिकुलर थिंग्स को हमेशा लेना है इंक्लूडेड, इसको ऐसे समझिए कि मान लो एक 16 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम है, टोटल 16 प्लेयर हैं, जिसमें से 11 प्लेयर की टीम बनानी है, और वो ये कह दें कि ये जो 2 प्लेयर हैं इनको लेना ही लेना है, वो कंपलसरी है, 2 प्लेयर्स को पहले से ही लेना है, उन्होंने कहा ये कंपलसरी है, इनमें एक कैप्टन है एक वाइस कैप्टन है, इनको लेना ही है। तो 16 में से 11 लेना थे, 2 पहले से आ गए, तो अभी कितने और लेने हैं, मान लो कैप्टन खड़ा है इधर, वाइस कैप्टन खड़ा है, अभी कितने और लेंगे जब टीम पूरी हो जाएगी, 9, और टोटल अब कितने बचे हैं, 16 बचे हैं या 14 बचे हैं, 14 बचे हैं, क्योंकि 16 में से इधर हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन तो पहले ही ले लिए, उन पर कंडीशन लग गई ना कि ये 2 प्लेयर तो लेना ही लेना है, और जिनको लेना है उनको पहले ही ले लेते हैं, उनके लिए कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं क्योंकि वो फाइनल हो गए, तो उनमें कोई कंडीशन नहीं है। तो बचे कितने 14, और टीम पूरी करने के लिए 11 में से 2 आ चुके हैं, तो बाकी और कितने चाहिए, 9 प्लेयर और चाहिए, तो 14C9। ऐसे यहाँ पे हुआ है, टोटल कितने ऑब्जेक्ट थे थिंग्स n में से p ऑलवेज इंक्लूडेड, ये लिखा है p थिंग्स ऑलवेज इंक्लूडेड, तो p थिंग्स ऑलवेज इंक्लूडेड, तो वो p पहले ही आ जाएंगी, तो फॉर्मूला क्या होगा n माइनस पी सी आर माइनस पी। ठीक है, n माइनस पी सी आर माइनस पी, जैसे मैंने बोला था 16C टोटल 16 थे, लेने कितने थे इनमें से 11, तो 2 प्लेयर पहले ही ले लिए थे, तो 16 माइनस 2 हो गया था, और इधर 11 माइनस 2, तो ये कितना आया था 14 में से 9, माइनस टू करके आया कि नहीं, तो फॉर्मूला क्या बना 14C9। ठीक है, तो मैंने कहा ना मैं फॉर्मूले से कम कराऊंगा, मैं मेथड से ज़्यादा कराऊंगा, मैं ये फॉर्मूला नहीं लगवाऊंगा, मैं तो सीधा ऐसे समझा के करा दिया करूंगा। अब दूसरी बात करते हैं, अगर वो इसी में ऐसे कह दें कि वो 16 प्लेयर में 2 प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं, इफ 2 प्लेयर्स आर इंजर्ड देन
दोज टू प्लेयर्स कैन नॉट बी टेकन इनटू द टीम। लिए जा सकते हैं क्या? वो इंजर्ड तो हटा दिए, अभी कितने रह गए? 14 रह गए, पर लेना कितने हैं अभी? 9 लेने हैं कि 11? वो इंजर्ड तो हॉस्पिटल चले गए ना, कि टीम में आ गए? भाई टीम खड़ी है सामने, देखा 2 इंजर्ड है, अनफिट है, तो हटा दिए ना। इधर मुझे अपने पास लेना है क्या उनको? नहीं लेना है, वो हटा दिए। अभी कितने खड़े हैं सामने? 14, पर लेना कितने हैं? 11। तो इसमें आप देखोगे नीचे आ रही है, नीचे से माइनस नहीं हुआ है। किस में से माइनस हुआ है? ऊपर, ऊपर। जैसे 16 माइनस 2C11, यही तो है फॉर्मूला। टोटल कितने थे? 16। चले कितने गए? 2। लेने कितने हैं? 11। तो ये आ गया 16 माइनस 2C11। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले का रेयरली यूज़ करूँगा, मैं मेथड ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसमें, जैसा कि मैंने बताया था। पर आप लिख के रखो, देखो पढ़ना सब चाहिए। ये नहीं है कि मेथड आते हैं तो फॉर्मूला ही ना पढ़े, नहीं तो मैं क्यों इतना सब कुछ सेटअप ये फॉर्मूले बना के और फॉर्मूला समझा रहा हूँ, उसका पैटर्न भी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन हो गया, इसको नोट कर लें और फॉर्मूला याद करें ये वाला। हेडिंग नंबर 12 है सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर आइटम। अगर हमको एक ग्रुप से 1 और मोर देन 1 आइटम सिलेक्ट करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ वे क्या होंगे? द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 और मोर आइटम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अ n डिस्टिंक्ट आइटम, इसका फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n minus 1। देखिए, सपोज ये कुछ ऑब्जेक्ट है, टोटल n। अब इसमें मुझे 1 और मोर देन 1 आइटम को चूज करना है, तो नंबर ऑफ वे क्या होंगे जिससे 1 और मोर आइटम कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी चूजन। तो इसमें जो भी आइटम हम ले रहे हैं, हर आइटम के लिए 2 ऑप्शन होंगे। कौन से? यस और नो। या तो उसको सिलेक्ट कर दिया जाए या फिर नहीं किया जाए, 2 चॉइस है। जैसे ये 1 नंबर पे जो भी आइटम होगा उसके 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैं उसको लूंगा या फिर नहीं लूंगा। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए भी, फर्स्ट वाले की चॉइस कितनी है? 2। सेकंड आइटम की कितनी चॉइस होंगी? वही 2। या तो लेना है या फिर नहीं लेना है। ऐसे थर्ड आइटम के लिए भी, ऐसे फोर्थ के लिए, और nth आइटम के लिए भी क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा कि नहीं? तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 करके कितने आइटम है टोटल? n ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर n नहीं होगा? नहीं समझ पाए? हर ऑब्जेक्ट के लिए 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के 2, सेकंड के 2, थर्ड के 2, ऐसे कितने बार? तो n टाइम्स होगा, तो ये 2 की पावर n हो गया। ये टोटल केस है, ये वाले। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर। जीरो और मोर देन 0 के लिए 2 की पावर n। यहां पे 0 की जगह क्या है? 1। 1 और मोर देन 1 के लिए 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 क्यों? क्योंकि इन सब में जो एक वो वाला केस होगा ना, जब सब पे नो आ जाएगा, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया। याद रखना, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में नो का भी एक केस होता है कि एक भी आइटम को नहीं लिया, ये भी एक केस है। तो जब सब में, जैसे केसेस कई हो सकते हैं, फर्स्ट आइटम ले लिया, सेकंड नहीं लिया, थर्ड नहीं लिया, फोर्थ ले लिया, फिफ्थ ले लिया, ऐसे चलेंगे। या ऐसे केस हो सकते हैं सारे ले लिए, सारे ले लिए, सारे ले लिए, सारे ले लिए। या ऐसे भी हो सकते हैं सारे नहीं लिए। वो तो 2 ऑप्शंस हैं,
या तो आइटम ऑब्जेक्ट को लिया जा रहा है या फिर नहीं लिया जा रहा है। तो एक ऐसा भी केस होगा जब ये सारे आइटम क्या किए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे। तो नहीं लिए जाने का केस कितना है, 1, और सारे लिए जाए उसका भी केस कितना है, 1। तो जब सारे नहीं लिए जाएंगे तो यहां पर तो वो क्या कह रहे हैं कि एक या एक से ज्यादा लेना है, और ये केस कौन सा है, तो सारे जो केस बन रहे हैं ना टोटल, इनमें से ये 1 केस क्या किया जाएगा, माइनस। तो वो किसके आएंगे, 1 और मोर देन 1 के। अगर 1 या मोर देन 1 ऑब्जेक्ट लेते हैं तो 2 की पावर n माइनस 1, और 0 या मोर देन 0 लेते हैं, 0 का मतलब एक भी नहीं लिया, या एक लिया, या 2 लिए, या n लिए, तो 0 या उससे ज्यादा लेते हैं तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। और 1 या मोर देन 1 लेते हैं तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n माइनस 1। बात समझ में आ रही है। इसमें ये जो -1 हुआ है ये किस बात का हुआ है, ये वो एक केस है जब सारे आइटम में से एक भी नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि हर आइटम के लिए 2 ऑप्शन है, यस और नो, इट इज टेकन और नॉट टेकन, सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। तो एक वो केस जब एक भी सिलेक्ट नहीं किया है, वो वाला केस 1 या मोर देन 1 में क्या किया जाएगा, माइनस। और अगर 0 या मोर देन 1, 0 या मोर देन 0, 0 या उससे ज्यादा, 0 से ज्यादा 1, 2, 3, 4, तो उसके लिए क्या होगा, 2 की पावर n। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला समझिए, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ p प्लस q प्लस r थिंग्स in which p are alike of one kind, q are alike of second kind, r are alike of third kind। फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस 1 मल्टीप्लाई q प्लस 1 मल्टीप्लाई r प्लस 1 माइनस 1। सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट से समझा देता हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये 3 ऑब्जेक्ट हैं और इसको आप कितने टाइप से सिलेक्ट कर सकते हो, तो हो सकता है आप एक भी ना लो, हो सकता है आप एक ऑब्जेक्ट ले लो, ए या बी या सी, हो सकता है आप 2 ऑब्जेक्ट ले लो, हो सकता है आप तीनों ऑब्जेक्ट ले लो, हो सकते हैं ये केस सिलेक्शन के। तो ये कितने केस हैं, ऑब्जेक्ट कितनी थी, 3, केसेस कितने हैं, 4, मोर देन 1। तो अगर ऑब्जेक्ट है P तो केसेस क्या होंगे, मोर देन 1, 1 मोर केस, 0 का केस भी आ रहा है ना, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चूजन सिलेक्टेड, नन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। तो इसमें 0 भी है, 1 भी है, 1 ऑब्जेक्ट टेकन, 2 ऑब्जेक्ट टेकन, 3 ऑब्जेक्ट। तो P के लिए P प्लस 1 मोर देन 1, Q के लिए Q प्लस 1, R के लिए। अब जब तीनों ग्रुप जो होंगे ना, P ग्रुप, Q ग्रुप और, तो इस ग्रुप में वो 0, 1, 2 वाले केसेस होंगे, इसमें भी 0, 1, 2, 1 ऑब्जेक्ट टेकन, नो ऑब्जेक्ट टेकन, 1 ऑब्जेक्ट 2। तो यहां पे भी तो ये 0 वाला केस आ रहा है कि नहीं। एक ऐसा केस भी है जब इस ग्रुप से भी नहीं ली एक भी ऑब्जेक्ट, इससे भी नहीं ली, और तो जब एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लिए तो यहां पे क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल। सम, सम का मतलब है कुछ या फिर सारी, नन तो नहीं लिखा, नन। तो ये जो केस है ये यही वाला तो है, 1 और मोर देन 1, ये वही केस है। तो इसमें 1 और मोर देन 1 में ये क्या है, माइनस, किस बात का, जब एक भी ऑब्जेक्ट नहीं ली जा रही है। ये वो 0 वाला केस जब आएगा वो 1 केस इसमें से क्या करेंगे, माइनस। जब P ग्रुप से भी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, Q ग्रुप से भी नहीं लिया, R से भी नहीं लिया। क्लियर है, हाँ। नेक्स्ट क्या लिखा, पढ़ो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। देखना, ये रेड कलर की बॉल्स हैं या वाइट बॉल्स हैं, ये
वाइट बॉल्स है, कितनी है? 7। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से 3 वाइट बॉल्स सिलेक्ट करनी है, कितने टाइप से करोगे? 3 वाइट बॉल 7 में से, तो 7 में से 3 वाइट बॉल लेंगे तो 7C3, सही है? तो वो 3 वाइट बॉल कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड सेवंथ, 5 6 7, कोई भी। और जब कोई भी होगी तो तुम्हें पता चलेगा क्या कौन सी है? या किसी और को बुला के बताया जाएगा कि वो सीक्वेंस बता दे तो बता पाएगा क्या? या वो अलग अलग होंगे क्या? तो यहां तो हमेशा अलग अलग की काउंटिंग होती है। और बॉल कैसी है? आइडेंटिकल, ऑल बॉल्स आर सिमिलर। तो क्या डिफरेंट सिलेक्शन बनेंगे क्या? मान लो तुमने 3 बॉल का ग्रुप बना के रख दिया, इनने बनाया ग्रुप और इनसे पूछा बताओ कौन से नंबर की बॉल से बनाई है, बता पाएंगे? आप में से कोई बता पाएगा? तो वो अलग अलग नहीं है ना। और अगर इन्हीं बॉल पे मैं नंबर डाल दूं ऐसे ABCDEFG, फिर तो जैसे ही ACD ली तुरंत ऑर्डर फिक्स हो जाएगा कि नहीं, कि ये तो A वाली है, ये C वाली है, ये तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टिंक्ट मीन्स सेपरेट टाइप, ऑल डिफरेंट, डिस्टिंक्ट एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट। जब सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगी तो क्या होंगे उसके? एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लेने के टाइप एन ही होंगे, एन ऑब्जेक्ट में से। आगे समझ में? आर ऑब्जेक्ट लेंगे ना तो उसके नंबर ऑफ वे क्या बनेंगे? एन बनेंगे, जितनी बॉल है। 7 बॉल है ना तो 7 ही तरीके टाइप्स बन जाएंगे। 7 बॉल को 7 टाइप से 1 बॉल ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 7। लेकिन कोई भी जो लेंगे वो अलग अलग टाइप के केस होंगे क्या? नहीं। 3 का एक ही केस बनेगा या अलग अलग बनेंगे? 2 बॉल ली तो एक ही केस बनेगा या अलग अलग? ये 7 है टोटल। इनमें से अगर मैं कोई भी 1 बॉल चूज करता हूं तो कितने केस होंगे? एक ही होगा। 2 लेता हूं तो एक ही, क्योंकि वो आइडेंटिकल है ना, इसलिए। ठीक है, क्लियर है? एन टाइप समझ में आ गया। और ये अगला फॉर्मूला क्या है? आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट। ये कैसी थी? एन। और ये कैसी है? डिफरेंट। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी भी बार ले लो। तो इसका ये फॉर्मूला याद करें, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, कर। थर्ड पॉइंट में लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टार्टिंग है डिवीजन इनटू ग्रुप। डिवीजन इनटू ग्रुप का फॉर्मूला देखिए, इसमें 2 टाइप के केसेस होंगे। एक जब ऑर्डर को कंसीडर करते हैं, दूसरा जब ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते हैं। 2 टाइप से ग्रुप बनते हैं। सबसे पहला केस देखिए, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? P प्लस Q डिफरेंट थिंग्स हैं, जिसमें P एक टाइप की होंगी और Q दूसरे टाइप की। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ये फॉर्मूला है। इसको छोड़िए, इसको देखिए, ये फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल P प्लस Q अपॉन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि एक 6 ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाना है और एक 4 ऑब्जेक्ट का। P और Q अलग अलग है ना, तो नंबर सेम नहीं हो सकते, अलग अलग है। अब एक बात बताओ, ये 10 ऑब्जेक्ट में से यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट आ जाएंगी, तो 10 ऑब्जेक्ट में से 6 ऑब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट होंगी? 10 में से 6, 10C6। और 10C6 का फॉर्मूला क्या होगा? फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 और 10 माइनस 6 4। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, P प्लस Q ऑब्जेक्ट है ना, टोटल कितनी है?
फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल आ गया। तो सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल आराम से याद कर सकते हो। कितने ऑब्जेक्ट हैं? P प्लस क्यू। ग्रुप में कैसे बनाने हैं? दो ग्रुप में, एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं? P, दूसरे ऑब्जेक्ट ग्रुप में Q। फॉर्मूला फैक्टोरियल P प्लस क्यू अपॉन फैक्टोरियल P। इसके बाद ये दोनों केस बाद में समझेंगे, इसको समझो। इसके बाद ये यहां पे क्या लिखा है? P प्लस क्यू प्लस आर थिंग्स, जिनमें कितने ग्रुप में? 3 में, एक में P, एक में Q, एक में R। फॉर्मूला फैक्टोरियल P प्लस क्यू प्लस आर अपॉन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R। समझ गए? अब इधर आ जाओ, 2 केसेस है। अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, Q की और P की वैल्यू सेम है, तो यहां पे P प्लस P से 2P हो जाएगा कि नहीं? P इक्वल Q होगा तो यहां 2P होगा कि नहीं? तो इस फॉर्मूले में यहां पे क्या आएगा? फैक्टोरियल 2P, और इधर फैक्टोरियल P, और इधर भी फैक्टोरियल P। फैक्टोरियल P फैक्टोरियल P क्या हो जाएगा? P का होल स्क्वायर। देखो सही बना है फॉर्मूला, फैक्टोरियल 2P अपॉन फैक्टोरियल P का होल स्क्वायर। इसमें क्या है? जब ऑर्डर को कंसीडर करेंगे, ऑर्डर कंसीडर करने का मतलब है कि पहले कौन से ग्रुप में चीज रखी जा रही है और फिर कौन से ग्रुप में। ऑर्डर देखा जाता है, ग्रुप बनाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है। अब डिपेंड करेगा वो 10 ऑब्जेक्ट में ग्रुप 1 में रख रहा हूं कि ग्रुप ए में रख रहा हूं, या ग्रुप बी में, या ग्रुप सी में। अगर सीक्वेंस से रखते हैं, पहले ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर ए में, फिर बी में, फिर सी में, ऑर्डर से रखते हैं, तो फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल 2P अपॉन फैक्टोरियल P का होल स्क्वायर। और अगर ऑर्डर से नहीं रखते हैं तो फैक्टोरियल 2P अपॉन फैक्टोरियल P का होल स्क्वायर इनटू फैक्टोरियल 2 का डिवाइड भी होगा, अगर ऑर्डर को कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर ग्रुप कितने बनाने हैं? यहाँ पे इसमें कितने ग्रुप बनाने हैं? 3। टोटल ऑब्जेक्ट कितनी है? फैक्टोरियल 3P, तो अपॉन में फैक्टोरियल P का होल क्यूब। ये कब है? जब सीक्वेंस को कंसीडर करते हैं। और अगर ऑर्डर को कंसीडर नहीं करेंगे तो किसका डिवाइड? फैक्टोरियल 3 का। फिर से सुनो, ये दोनों फॉर्मूले एक साथ समझो। इधर ऑब्जेक्ट कितनी है? 2P, ग्रुप कितने हैं? 2, तो फैक्टोरियल 2P अपॉन फैक्टोरियल P का होल स्क्वायर। इतने इधर ऑब्जेक्ट कितनी है? 3P, और ग्रुप कितने हैं? 3। 2 ग्रुप होते हैं तो फैक्टोरियल P का होल स्क्वायर। 3 ग्रुप होते हैं तो P का होल क्यूब। 4 ग्रुप होते हैं तो फैक्टोरियल 4P अपॉन फैक्टोरियल P की पावर 4। आया बनाना? और अगर ऑर्डर को कंसीडर नहीं करेंगे तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। 2 ग्रुप है तो 2 का डिवाइड। इधर कितने ग्रुप हैं? तो किसका डिवाइड? फैक्टोरियल 3 का। 4 ग्रुप होंगे तो फॉर्मूला बनेगा फैक्टोरियल 4P अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल P का पावर 4। इस तरह से। और ये क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगा मैं कैसे ऑर्डर देखते हैं, कैसे नहीं देखते। ठीक है? को कभी भी कुछ ऑब्जेक्ट दे दी जाएं अलग अलग और उनके ग्रुप बनाने हैं, तो ग्रुप कितने बनाने हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है। और जो ग्रुप बनाने हैं उनमें ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन सी रखी जा रही है, इक्वल नंबर है या डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से कल एक्सप्लेन किया गया था। 10 ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट पे नंबर लिखे हुए हैं, 10 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख सकते हैं यहां पर नो 2 बॉल्स आर आइडेंटिकल। एम आई राइट? नो 2 बॉल्स आर सिमिलर।
सिमिलर है क्या कोई भी? सबके नंबर डिफरेंट है 1 से लेकर 10 तक। तो अभी यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वो ग्रुप जो बनाने हैं उनको इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है या अनइक्वल ग्रुप में। ये दो कंडीशन होती है, एक इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के ग्रुप होते हैं, दूसरे अनइक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा गया है जिसमें टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं p प्लस क्यू, और उनमें जो ग्रुप बनाने हैं एक p ऑब्जेक्ट का और एक q का। तो जैसे 10 में से दो ग्रुप बनाने थे, एक 6 का और एक 4 का, तो फॉर्मूला क्या हुआ? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। अगर इसी क्वेश्चन में हमको 3 ग्रुप बनाने हैं, 2 ग्रुप की जगह 3 ग्रुप बनाने हैं, ऑब्जेक्ट 10 है, ऑब्जेक्ट 10 है, ग्रुप हो गए मान लीजिए 3, एक 4, एक 2 और एक 5। अगर यही 10 ऑब्जेक्ट के ये वाले ग्रुप बन रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा बताएंगे मुझे? क्या फॉर्मूला होगा? फैक्टोरियल 10 समझ गए? ये होता है मेथड। अब इसमें जो ग्रुप है सारे ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट है कि नहीं है? अब आते हैं यहाँ पर 2 केस हैं, 2 स्पेशल केस हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप है दोनों ऑब्जेक्ट में, सॉरी दोनों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, सुनो मेरी बात को, 10 के 2 ग्रुप अगर 5-5 के बनाने हैं, 15 के 3 ग्रुप बनाने हैं 5-5-5 के, तो उसमें 2 चीजें देखनी पड़ेंगी कि सीक्वेंस में रख रहे हैं या विदाउट ऑर्डर रख रहे हैं। मान लीजिए 3 ग्रुप हैं और उनके नाम है ग्रुप के ए, बी और सी, और 5-5 ऑब्जेक्ट के 3 ग्रुप बनाए जा रहे हैं, टोटल 15 ऑब्जेक्ट हैं। तो यहां पर ये बात आपको देखनी होगी कि उसको किस ऑर्डर में रख रहे हैं। अगर कहीं भी किसी भी ग्रुप में रख देते हैं, ऑर्डर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, व्हेन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज नॉट कंसीडर, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज कंसीडर्ड। ऑर्डर कंसीडर करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल 2p अपॉन फैक्टोरियल p का होल स्क्वायर। अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं तो 3 ग्रुप हैं तो फैक्टोरियल 3p अपॉन फैक्टोरियल p का होल क्यूब। अगर ऑर्डर कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो इसी फॉर्मूले में यहां डिवाइड में 2 ग्रुप वाले में फैक्टोरियल 2 आ जाएगा और 3 ग्रुप वाले में फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर नॉट कंसीडर्ड में सेम फॉर्मूला लिखा है, डिवाइड में क्या हो गया फैक्टोरियल 2। यहां पे भी ऑर्डर नॉट कंसीडर्ड वाले में सेम फॉर्मूला लिखा है, डिवाइड में क्या हो गया। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जब हम किसी वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो वैल्यू छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है? तो ए वाले के आंसर ज्यादा होंगे या बी वाले के होंगे? ए वाला ग्रेटर है, बी वाला स्मॉलर है। इसमें भी ए की वैल्यू ग्रेटर है और बी की, यानी कि जब ग्रुप को जब ऑर्डर कंसीडर करते हैं, जब ऑर्डर कंसीडर करते हैं तो कैसे ज्यादा केस आते हैं, और जब ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते हैं तो सही बात है कि नहीं? अगर ऑर्डर कंसीडर करेंगे, ये देखेंगे पहले ए को दिया फिर बी को फिर सी को, तो एक ऑर्डर ए बी सी हो गया और उसी का एक बी सी ए हो गया और उसी का एक सी ए भी हो गया। लेकिन अगर ऑर्डर नहीं देखेंगे और ऐसे कहें कि कोई भी ए में डाल दी, कोई भी बी में डाल दी, कोई भी सी में, तो ऑर्डर तो कंसीडर नहीं किया, तो वहां पर सीक्वेंस नहीं देखते हैं। जस्ट ऐसे समझ लो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। जब ऑर्डर कंसीडर नहीं कर रहे तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन। ऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं तो वो परम्यूटेशन। तो ऑर्डर कंसीडर के केस ज्यादा होते हैं, परम्यूटेशन के केस ज्यादा होंगे। तो उसमें अरेंजमेंट भी तो आ जाता है, परम्यूटेशन में सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। ठीक है, अब आप इनको नोट करिए। ये मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया था पर 1 मोर टाइम किया है।
इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक रिजल्ट्स। तो ज्योमेट्री में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करते हैं उसके कुछ फॉर्मूले यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज्योमेट्री से रिलेटेड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, पढ़ लें। इफ देयर आर n पॉइंट इन अ प्लेन ऑफ विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन नंबर ऑफ लाइंस। एक बात बताइए, मान लीजिए कुछ पॉइंट है 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट है, इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। दिख रहे हैं कोई कोलिनियर एक लाइन में? सारे नॉन कोलिनियर है। इसको भी मिलाएंगे तो नीचे से ही निकलेगा, ठीक है, इसको मिलाएंगे तो ये इसके ऊपर से ही जाएगा। कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ऐसा बोला जाएगा। अब आपसे पूछे देन हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन कैन बी फॉर्म्ड, तो एक बात बताओ, कोई भी लाइन जो ड्रॉ होती है उसके लिए कितने पॉइंट की नीड है? हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन? 2 पॉइंट्स, उनको ज्वाइन करते हैं, लाइन बन जाता है। तो अभी कितने पॉइंट है ये? 5 6, और टोटल 6 पॉइंट में से कितने पॉइंट लेके लाइन बनेगी? 2 पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 6C2। जनरल फॉर्म में अगर देखें तो कितने कोलिनियर, टोटल पॉइंट कितने हैं प्लेन में? n, जिसमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है। तो नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है? NC2। समझे? नहीं समझे? कोई भी, जैसे एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की नीड है, तो जितने डिफरेंट टाइप से आप इसमें 2 पॉइंट ले सकते हो, जितने डिफरेंट टाइप से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, उतनी ही लाइन बनेगी या नहीं? क्या एक ही लाइन 2 बार बना दोगे? अलग अलग पॉइंट लोगे तभी तो अलग अलग लाइन बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि 1 और 3 को मिला के और ये लाइन फिर से 1 और 3 2 बार काउंट कर लेंगे क्या? तो डिफरेंट पॉइंट लेने हैं, तो टोटल कितने हैं? 6 में से 2 को कैसे सिलेक्ट करते हैं? NCR। n में से r का सिलेक्शन कैसे होता है? NCR। तो 6 में से 2 का सिलेक्शन कैसे होगा? 6C2। n में से 2 का सिलेक्शन कैसे होगा? NC2। बन गया फॉर्मूला NC2। जितने अलग अलग टाइप से आप 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो और उनको मिलाओगे उतनी ही लाइन ड्रॉ होंगी। तो n पॉइंट है, कोई भी कोलिनियर नहीं है, तो फॉर्मूला हो गया NC2। ठीक है, समझ गए? अब मैं सेकंड नहीं समझाऊंगा, अब मैं थर्ड समझाऊंगा। थर्ड पढ़ो। इफ देयर आर n पॉइंट इन अ प्लेन ऑफ विच नो 3 पॉइंट आर कोलिनियर देन नंबर ऑफ ट्राइंगल। अगर लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है, तो ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट रिक्वायर्ड हैं? 3। टोटल कितने पॉइंट हैं? n। जितने टाइप से 3 पॉइंट ढूंढ लोगे और उनको मिलाओगे, ड्रॉ करोगे, उतने ही क्या बनेंगे? ट्राइंगल। 2 पॉइंट मिलाओगे तो क्या बनेंगी? लाइंस। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो गया? n में से 3 का सिलेक्शन करो। n में से 3 का सिलेक्शन कैसे? NC3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, n पॉइंट है प्लेन में जिसमें से m कैसे है? कोलिनियर। m पॉइंट कोलिनियर है। तो अगर m कोलिनियर है तो वो कोलिनियर से लाइन बनेगी क्या? इसमें मान लो मैंने ये कुछ पॉइंट ले लिए, ये कोलिनियर है, ये 6 7 8, ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर है। तो जब 3 कोलिनियर पॉइंट होते हैं ना, तो ये बीच वाले पॉइंट की लाइन का इश्यू खत्म हो जाता है। ये तीनों पॉइंट से अब कितनी लाइन बन रही है? 1। और अगर कोलिनियर नहीं होते तो कितनी बनती? तो एक 7 5 से बनती, एक 5 8 से बनती, एक 7
8 से बनती, कितनी बनती 3, अगर कोलिनियर नहीं होते, और कोलिनियर हो गए तो कितनी बनी है, यानी कम हो गई ना, तो कितनी कम होंगी, टोटल लाइन कितनी बनेंगी NC2। कोलिनियर कितने हैं M, तो वो कोलिनियर से जो बन रही होंगी वो वाली क्या कर देंगे माइनस, और कोलिनियर वाली माइनस करेंगे ना तो ये वाली भी तो माइनस हो गई। ये जो 5, 7, 8 से कोलिनियर हुई है, ये कोलिनियर से एक लाइन बनी है कि नहीं, बननी कितनी थी 3, तो हमने वो सारी माइनस कर दी, और वो सारी में ये वाली लाइन भी माइनस हो गई, इसलिए क्या किया +1। अगर उसमें कितने भी पॉइंट कोलिनियर होंगे उन सबको आप मिला देंगे तो सारे पॉइंट से फिर कितनी लाइन बनेगी, एक ही लाइन बनेगी। इससे बननी होंगी 10, अगर कोलिनियर नहीं होते तो मान लीजिए 10 लाइन से 8 लाइन बन रही है, और कोलिनियर हो गए तो कितनी बन रही है, तो वो कोलिनियर वाले मान लो ये 7 पॉइंट थे, तो इससे जो लाइन बननी थी वो कितनी बननी थी 7C2, वो सारी क्या करी माइनस, और उन सारी माइनस में ये जो एक मेन लाइन है वो भी क्या हो गई माइनस, तो उसको इसमें क्या करेंगे प्लस। और मान लीजिए इधर और भी पॉइंट है कुछ ऐसे, तो टोटल 7 और ये 5 12, तो 12 पॉइंट से 12C2, टोटल 12C2, कोलिनियर वाली माइनस हुई तो 7C2, और कोलिनियर वाली माइनस के चक्कर में ये वाली भी चली गई तो +1। ये ठीक है फॉर्मूला, वैसे याद करना है पर मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बने कैसे। अब आ जाओ ट्राइंगल पे। अच्छा कोलिनियर पॉइंट ये जो दिए हैं ना, ये मैंने लिए हैं मान लो, तो कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल तो बनता ही नहीं है, बनता है क्या, कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनता है, बना दोगे आप, क्या बनती है कोलिनियर पॉइंट से, ट्राइंगल तो नहीं बनता। तो अगर कोलिनियर पॉइंट से लाइन बन रही है, ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो ट्राइंगल वाले जितने केस हैं वो माइनस कर दो। टोटल पॉइंट कितने हैं, पॉइंट कितने हैं टोटल n, उसमें गलत जगह पर, इधर टोटल पॉइंट कितने हैं n पॉइंट्स हैं, उसमें से कोलिनियर कितने हैं, तो टोटल ट्राइंगल बन रहे हैं NC3, और कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं, तो वो M कोलिनियर पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेंगे वो माइनस, तो NC3 माइनस, मान लो टोटल पॉइंट है 12 और कोलिनियर कितने हैं 7, तो फॉर्मूला बोलो क्या होगा ट्राइंगल का, नंबर ऑफ ट्राइंगल का 12C3 माइनस, नॉन कोलिनियर वाले में से कोलिनियर वाले क्या कर दो माइनस। नेक्स्ट अगला क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ साइड n। पॉलीगन जानते हैं, अ क्लोज्ड फिगर having 3 or more than 3 side is known as the polygon। ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है जिसमें साइड कितनी होती है 4, पेंटागन एक पॉलीगन होता है जिसमें साइड कितनी होती है 5, हेक्सागन एक पॉलीगन है जिसमें साइड कितनी होती है 6, ऐसे ही सेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन और डेकागन, ऐसे होते हैं पॉलीगन जिनमें नंबर ऑफ साइड अलग अलग होती हैं। क्वेश्चन है कि अगर कोई पॉलीगन है जिसमें साइड हमें बताई नहीं है, n साइड है, और आपको उसमें डायगोनल निकालना है कितने बनेंगे, तो फॉर्मूला क्या है NC2 माइनस n। कैसे बना, मान लो मैं एक हेक्सागन ले लेता हूं, पेंटागन ले लेता हूं, चलो पेंटागन है ये, कितने वर्टेक्स है इसके 5, इसमें साइड कितनी है 5, n की वैल्यू 5 है ना इसमें, तो कोई भी डायगोनल इसके 2 पॉइंट से बनेगा या नहीं बनेगा, डायगोनल जो बनता है वो कितने पॉइंट से बनेगा 2 अपोजिट वर्टेक्स से, ये सभी क्या है इसके डायगोनल्स हैं। तो टोटल 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट कैसे सिलेक्ट करोगे 5C2 और उससे डायगोनल बनेंगे,
लेकिन इन 2 पॉइंट से ये भी तो बन रही हैं। ये कौन है? ये कौन है? 5 की 5 क्या है ये? तो वो इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा? 5। 2 पॉइंट से ज्वाइन करने पर डायगोनल भी बन रहे हैं और साइड भी बन रही है। तो डायगोनल वाली टोटल वैल्यू में से ये साइड वाली वैल्यू माइनस। तो अगर n साइड है तो फॉर्मूला क्या होगा? NC2 माइनस n। ठीक है। अगली हेडिंग है इफ n पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पर कितने पॉइंट हैं? n पॉइंट हैं। यहां पर कुछ पॉइंट लेता हूं सर्कमफेरेंस। तो क्या बताना है इसमें? क्या बताना है? लाइंस, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा एक बात बताओ, सर्कमफेरेंस पर जो पॉइंट होंगे क्या उनमें कोई कोलिनियर होगा? कोलिनियर होगा क्या? सर्किल की सर्कमफेरेंस पे कोलिनियर पॉइंट होते हैं? नहीं होते। तो लाइन के लिए कितने पॉइंट चूज करोगे? 2। टोटल पॉइंट कितने सर्कमफेरेंस पे? n। n में से 2 पॉइंट कैसे चूज करोगे? तो क्या बन जाएंगी? लाइन। 3 पॉइंट कैसे चूज करोगे? तो क्या बन जाएंगे? 4 पॉइंट कैसे चूज करोगे? तो क्या बन जाएंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्या परेशानी है बोलिए? समझ नहीं आया? कोई कॉलिनियर होगा ही नहीं इनमें, तो ये सर्कमफेरेंस का भी बता दिया। ठीक है, और तुम नोट करो, कोई दिक्कत है तो बताना मुझे।